वाल्मीकि समुदाय है, जो धोबी समुदाय है, जो खटीक समुदाय है, या जो मुसहर है, ये तमाम सारी जो एससी कैटेगरी की जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, जिनको लाभ की राजनीति है। क्योंकि मानवर साहब कांसीराम ने एक बात कही थी कि जब संसद सूनी हो जाए तो सड़कें आवारा नहीं रहनी चाहिए। आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा आया, तो इस पे ये क्या कहना चाहते हैं? जो निर्णय उच्च न्यायालय आज हम लोग मौजूद हैं लखनऊ बाबा साहब भीमराव सेंट्रल विश्वविद्यालय में। आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पीछे अम्बेडकर भवन है और इधर बाबा साहब की स्टैचू है। इधर बाबा साहब की बात करेंगे यहाँ के छात्रों से। और हमारे साथ हैं अखिल सिंह आज़ाद, जो कि वर्तमान में भीम आर्मी के नेता भी हैं और यहाँ के छात्र भी। तो आइए इनसे बात करते हैं। चलिए। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। तो ये हैं अखिल सिंह आज़ाद, यहाँ के छात्र हैं और वर्तमान भीम आर्मी के नेता हैं। तो आप अखिलेश जी अपने बारे में बता सकते हैं? मेरा नाम अखिल सिंह आज़ाद है और जैसा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा, कि मैं भीम आर्मी में का एक कार्यकर्ता भी हूँ और अनुशासित कार्यकर्ता, और साथ में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ। मेरा यही परिचय है। तो इनका चलिए, तो पहला क्वेश्चन इनसे यह है कि जो उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण की आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा आया, तो इस पे ये क्या कहना चाहते हैं? जो निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा आया है, विशेषकर जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उसके जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें वर्गीकरण किया जाए। जिन समाज के लोगों को अभी आरक्षण में बहुत लाभ नहीं मिला है, जो उच्च न्यायालय का उसमें जो है पक्ष है, जो अभी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, खासकर उसमें आर्थिक शब्दों का जोर दिया गया है, उनको विशेष लाभ दिया जाए। तो ये जो उनका फैसला है, इसको सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, क्या उसकी मंशा है ऐसी कोई मंशा जो है हमें दिखाई नहीं देती। आप अगर इनका जो 156 पेज का ऑर्डर आया जी, उसको पढ़ेंगे, जो इन्होंने वर्डिक्ट दिया है, जिसमें इन्होंने केंद्र सरकार को भी और राज्यों को भी निर्देशित करा है कि भाई आप करिए, उसको अगर आप शब्द टू शब्द पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो इनकी मंशा है वो कहीं से भी इन वर्गों को लाभ देने की नहीं है। भाई हम लोग तो जब जैसे इनका अगस्त में जब निर्णय आया, हम लोग तब से कह रहे हैं कि ये निर्णय गलत है। अगर आपको इन वर्गों का जो है कहीं से भी हित करना है, अगर आप चाहते हो जो वाल्मीकि समुदाय है, जो धोबी समुदाय है, जो खटीक समुदाय है, या जो मुसहर है, ये तमाम सारी जो एससी कैटेगरी की जातियां हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है, तो अगर आपको उनकी इतनी चिंता है तो आपने जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण समारोह के लिए लागू किया है EWS, आप उसमें लागू कर दो कि इन वर्गों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो 8 लाख रुपए की सीमा EWS की गई, वो क्यों की गई? आप उसको निम्नतम कर दीजिए कि जिसकी 1 लाख रुपये आय होगी उसको पहले लाभ मिलेगा, जिसकी 2 लाख रुपये आय होगी उसको बाद में मिलेगा, या जिसकी 80,000 है साल में उसको पहले मिलेगा। आप आय के आधार पर अगर कर रहे हो तो निम्नतम आय के आधार पर सबसे पहले उनको लाभ मिलना चाहिए। तो जो उच्च न्यायालय की मंशा है वो कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे हित में नहीं है। उनकी मंशा ये है कि आप देखो लगातार जो है अनुसूचित जाति के साथ क्या किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय में देख लो, प्रोफेसर की नियुक्ति हो या किसी भी विभाग में संविदा की नियुक्ति हो, जो खासकर जो उच्च पद हैं, प्रोफेसर के हो गए या क्लास B के पद हो गए या क्लास A के पद हो गए, इन पे जब नौकरी देने की बारी आती तो ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या OBC के लोग हैं, ये उसको NFS लगा करके कि भाई हमको योग्य कैंडिडेट नहीं मिला, NFS लगा करके रोक देते हैं। वो पद खाली पड़े रहते हैं। आप देखो उत्तराखंड प्रदेश में अभी 40,000 पद खाली पड़े बैकलॉग के। अब उत्तर प्रदेश में देख लो लाखों पद खाली पड़े, रेलवे में लाखों पद खाली पड़े। ये किसके पद हैं? ये हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पद हैं। तो आप पहले ये फिल करो। अगर आप ये सारे पद जो बैकलॉग में खाली पड़े हैं अगर इनको पूरा कर दोगे तो आधे से ज़्यादा परिवारों को नौकरी लग जाएगी, आधे से ज़्यादा परिवार जो है रिप्रेजेंटेशन वहाँ तय हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जो है किसी प्रकार के आरक्षण में वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ समाज को बांटने का एक शगुफा है। ये सोची समझी साजिश है RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की। भाजपा सीधे तौर पे नहीं आती। उन्होंने अपना वकील खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी को देखो, कांग्रेस के कपिल सिब्बल खड़े थे जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके समर्थित हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या विरोध किया इसका? नहीं किया। तो हमारे अधिकारों पर कोई भी, जहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मामला, जहाँ OBC का मामला आता है, वहाँ पर ये नेताओं के मुंह बंद हो जाते हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं पूरी तरह। और जितने आनंद
अखिलेश जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय बहन जी जो उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रखर विरोध कर रही हैं, उनके कार्यकर्ता बहुत बहुत दिनों बाद सड़क पे नज़र आए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी की खबर है। ये जो सड़कों की राजनीति है, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम ने एक बात कही थी कि जब संसद सूनी हो जाए तो सड़कें आवारा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी संख्या संसद में कम है तो फिर सड़क पे हम होने चाहिए, है ना। अगर जो है संसद तो सुनी है भाई, आज हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? बहुजन समाज का। दलालों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ ज़्यादा है, एक व्यक्ति है मात्र। तो बहन जी ने जो निर्णय लिया है, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या राजनीति है, लेकिन ये समाज में एक जो मैसेज जाता है, एक जो संदेश जाना चाहिए था वो गया। अब समाज के अंदर उत्साह है, युवाओं के अंदर उत्साह है। और अगर आप पूरी राजनीति को समझें तो आप ये देखेंगे कि बसपा रिवाइव करती हुई नजर आएगी आपको। जिस तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम आंदोलन करते थे, सड़कों पर उतर जाते थे, जेल जाने का डर नहीं था उनको, तो वो राजनीति दोबारा बहुत लंबे समय के बाद सड़कों पे दिखाई दी। ये बहन जी जो रुझान सड़कों पे दिखा, अब जैसे लोगों को लग रहा था कि बसपा रह नहीं गई, लेकिन अब जो रुझान सड़कों पे बसपा कार्यकर्ताओं का दिखा, तो इससे काफ़ी पार्टियों में दूसरे पार्टियों में चर्चा का विषय है। नहीं, देखिए, ये कहना, ये कौन कह रहा है? विरोधी कह रहा है कि बसपा नहीं रह गई है, क्योंकि उनको पता है ना बसपा ताकत है। बहन जी तो हमारी आदरणीय नेता है, आदर्श नेता, महापुरुष है हमारी। अभी वो आदेश कर देंगे तो उनके बच्चे सड़क पर उतर जाएंगे, एक एक रास्ता बंद कर देंगे। अभी तो वो नहीं उतरी है ना, जिस दिन वो उतर जाएंगे आप देखना, जगह नहीं मिलेगी कहीं पैर रखने की। ये सरकार के होश ठिकाने आ जाएंगे एक दिन में। सरकार का तो दिमाग खराब हो रहा है ना। तो ये बहन जी का जो फैसला है वो राजनीतिक नज़रिए से क्या है वो नहीं पता है, लेकिन सामाजिक नज़रिए से जो समाज में एक बदलाव आने जा रहा है, उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा वो अलग बात है। आकाश आनंद जी संघर्ष कर रहे हैं, आकाश आनंद जी बोल रहे हैं लगातार, हालांकि उनको दोबारा लाया गया, उनका स्वागत है, बधाई हो। लेकिन जो भी आंदोलन सामाजिक रूप से मजबूत होता है वो राजनीतिक रूप से सफल होता है। अगर कोई आंदोलन सामाजिक रूप से कमज़ोर हो जाए तो फिर उसके राजनीतिक रूप से सफल होने की संभावना जीरो हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहन जी तो हमारी आदर्श हैं, आदरणीय हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आगे भी जो आदेश करेंगे हम लोग तो आशीर्वाद चाहते हैं, वो आशीर्वाद देंगे, उम्मीद है। तो यहाँ आने वाले चुनाव में हम लोग हो सकता है कुछ बड़ा कमाल कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन में आप लोग लड़े बसपा के साथ? हम तैयार हैं। हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि बहन जी आदेश कर दें, गठबंधन तो अलग बात है। अगर बहन जी कह देंगे कि चंद्रशेखर हम तुमको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि चंद्रशेखर उतर जाएगा। कोई सीटों की बातचीत नहीं होगी, कोई सौदेबाजी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर बहन जी कह देंगे चंद्रशेखर 20 सीटों पर लड़ लो, बाकी पे हम लड़ेंगे, चंद्रशेखर लड़ जाएगा, ये हम सबको विश्वास है। तो बहन जी को तो आदेश, उनका बयान आया कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे दलों को लेके चलेंगे, तो इसमें क्या कुछ बात चर्चा हुई? क्या कोई बात हुई आपके राष्ट्रीय? हमारा तो खून का रिश्ता है, अभी तो बातचीत नहीं हुई बहन जी से। हम लोग तो चाह रहे बातचीत हो जाए, हमारा तो खून का रिश्ता है। हम दल बाद में है, रिश्ता पहले है। अगर कोई बहन जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो सबसे पहले आपको भीम आर्मी के लोग सड़क पर दिखाई देंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे। देखो उस विधायक को क्या जवाब मिला, आपको तो सुना होगा आपने। नहीं, आपके राष्ट्राध्यक्ष ने उसे जूता से मारने की उन्होंने कहा है ना बहन जी, तो आप समझ लो फिर। तो हमारे लिए बहन जी का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। हम सड़कों पे उतरने के साथ साथ अगर जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो भी कर देंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता डरता नहीं है, वो अपने महापुरुषों के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करता। राजनीति बात करेगा तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बहन जी तो हमारी सबसे सर्वोच्च लीडर है आज देश के अंदर, कांसीराम साहब के बाद। जी, तो फिर उनके सम्मान से कैसे समझौता कर लेंगे? चलिए, अखिलेश जी, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संप्रदायवाद पे आप क्या सोचते हैं? जैसे कि हमारे वर्तमान प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे धर्म को लेकर बड़ा एक्टिव रहते हैं, तो इस पे आप क्या विचार करना देंगे? अभी अगर आप देखो तो पूरे देश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि ऐसा लग रहा है कि ये देश कभी एक था ही नहीं। आज जो है एक ही मोहल्ले में जो लोग दशकों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, जिनके पुरखे दादा बाबा सब उसी मोहल्ले में रहे, उसी गांव में रहे, आज वो आसपास एक साथ रहने को तैयार नहीं है। ये जो माहौल बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया, सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देखो पेपर लीक हो रहा है, आप देखो मॉब लिंचिंग हो रही है, आप देखो बहनों के रेप हो रहे हैं, दलित बच्चों के रोज़ रेप हो रहे हैं, उस पर इनको कोई होश खबर नहीं है। अभी योगी जी का क्या बयान आया कि अगर बटोगे तो कटोगे।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी जी प्रदेश की जनता से बदला ले रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ने इनको 2024 के चुनाव में हरा दिया। तो इसलिए इनको इन्होंने बहुत उम्मीद थी अयोध्या से, लेकिन कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आप रहा। देखो अयोध्या से, अयोध्या या पूरे देश में देख लो, आप पूरे प्रदेश में देख लो, आज ये कहाँ 73 सीटों पे होते थे, आज जो 37 सीटों पे आ गए, 33 सीटों पे आ गए। तो इनकी क्या दशा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो ये उत्तर प्रदेश को खासकर जो है मुझे लग रहा सजा दे रहे हैं कि इन्होंने क्यों हरा दिया। आप देखो इन्होंने अपराधियों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया। पहले तो इनके सांड जो है खेत चरते थे, आज इन्होंने अपने अपराधियों को छोड़ दिया है कि जाओ बहन बेटियों को रेप करो। आज कोई बोलने वाला नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो योगी जी कहते हैं कि अगले यमराज मिलेंगे अगले चौराहे पे, कहाँ है यमराज? जब अपराधी आपकी जाति का जाता है तब तो नहीं यमराज दिखाई देता हमें कहीं। ये पूरी तरह धर्म पर और धार्मिक मुद्दों पर टिकी हुई सरकार है, इसके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ उन्माद। आप देखो अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, यहीं से बढ़ करके 2001 में गया है। पिछले अगर आप 15-20 सालों में देखेंगे वहाँ, तो वहाँ पहले भी मुस्लिम रह रहे थे, हिंदू रह रहे थे, दलित रह रहे थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो माहौल बनाया गया, आज ये कंडीशन है कि गाँव में तो छोड़ दीजिए, जहाँ हमारी संख्या कम है, जहाँ मुसलमानों की संख्या कम है, दलितों की संख्या कम है, 2-4 घर हैं पूरे गाँव में, बाकी सवर्ण है, वहाँ की तो बात छोड़ दीजिए। शहरों में जो महानगर हैं, वहाँ पर जो है छोटे छोटे छोटोया नेता इस तरह जो है लोगों को धमका रहे हैं सीधे कि घर छोड़ के चले जाओ, दुकानें छोड़ के चले जाओ, आग लगा देंगे। सरेआम उसको धार्मिक उन्माद बनाया जा रहा है, लगातार जो है लोगों को टारगेट करके, उनके बिजनेस व्यापार को टारगेट करके कि इनको यहाँ से भगा दो। क्या शुरू कहाँ से करते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ, हम भी चाहते हैं बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, लेकिन उनका नाम जो है जब भी अंकिता भंडारी पे नहीं खुलेगा, जो दलित बच्ची प्रियंका का रेप हुआ उस पर उनका नाम मुँह नहीं खुलेगा। ये कहते हैं कि हमारी बहन बेटियों को मुसलमान निशाना बना रहा है। तो भाई एक बात बताओ, क्या एक तरफा चीज़ें हो रही? अगर एक तरफा हो रही है, एक तरफा कॉल किया जा रहा है, एक तरफा परेशान किया जा रहा है, तब तो ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अच्छा लगा तो आप सबका धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद आप लोगों का।